हेलो और नमस्ते बच्चों। आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है, ठीक है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे, जो कि गॉस लॉ से पहले के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, है ना। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसका सेकंड पार्ट है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट के जो भी हमारे चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, कूलाम्स फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर तो आपको पता ही होगा कौन सा है, चैप्टर 1। एनसीईआरटी एक्सरसाइज कौन से चैप्टर की है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चैप्टर 1 की हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और फिर देखते हैं किस तरीके से सोल्व करना है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बता रखा है, देखो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, किस तरीके से देखो इन क्वेश्चंस को हमें परफॉर्म करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻7 and 3 × 10⁻⁻7 कूलाम प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्ज है बच्चों, है ना, दो चार्ज हैं, 2 × 10⁻⁻7 कूलाम, और एक चार्ज बच्चों दे रखा है हमारे पास Q2, जो कि दे रखा है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चों, वो हमें दे रखी है, दूरी 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस जो है वो हमें दे रखी है बच्चों 30 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, और R दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे इजीली, हैं, बताओ कैसे करोगे। इजीली कर लिया होगा आपने, है ना, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कि Q1 Q2 अपॉन R², F निकालना है आपको, है आपको इसमें निकालना क्या था, फोर्स निकालना था। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दोगे, 9 × 10⁻⁹, ये K की, Q1 Q2 दे रखा है 2 × 3, देखो 2 × 3, और ये पावर है दोनों की 10⁻⁻7, तो ये हो गई -14, है ना, अपॉन में R² 30 सेंटीमीटर है, तो 30 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। सोल्व कर लोगे आप, सोल्व कर लोगे तो जो मेरा अंदाजा है, इससे आपका आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल चार्ज, ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, और Q2 भी दे रखा है -0.8 माइक्रोकूलम, और उनके बीच में एयर में जो फोर्स है वो 0.2 न्यूटन है। चार्ज हमें दे रखे हैं बच्चों Q1, है ना, वो हमें Q1 दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम है, तो 10⁻⁻6 कूलम। और बच्चों Q2 भी हमें दे रखा है ना, ये दे रखा है -0.8 माइक्रोकूलम है, तो मैं 10⁻⁻6 पहले ही लिख देता हूँ। ठीक है ना, और एयर में उनके बीच फोर्स है 0.2 न्यूटन ना। F जो दे रखा है F0, एयर है तो F0 लिख देता हूँ, और इन दोनों के बीच में जो हमें फोर्स दे रखा है वो दे रखा है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। हमसे पूछा क्या है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। अब बताओ यार, ये भी कोई क्वेश्चन है। हमसे पूछा है
आर बताओ कितना होगा। यार बच्चों तुम खुद ही देखो ना, एफ फॉर्मूला हमारा क्या होता है इसके दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहले तो एफ नोट इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो के तुम्हें पता है, Q1 Q2 दे रखा है, F नोट दे रखा है, R निकालना है, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, निकाल लेना है ना। कमेंट करके मुझे आंसर बता देना कितना आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का, है ना। सेकंड पार्ट भी पूछा है इसका, इसमें पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्क्वायर ड्यू टू द फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये R तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। F नोट ये रहा, K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, Q1 Q2 दे रखा है, R तो आप निकाल लोगे। जब सारी चीजें नोन है, एक अननोन है, तो आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट में बताओगे आंसर क्या आएगा, इससे बता दोगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इसके सेकंड पार्ट के अंदर, है ना, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर पूछ रहा है व्हाट विल बी फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, है ना। दूसरे पे सेकंड स्क्वायर की वजह से कितना लग रहा है ड्यू टू फर्स्ट, फर्स्ट वाले की वजह से दूसरे पे कितना लग रहा है। तो बच्चों एक चीज मैंने आपको अच्छे से बता रखी है कि जो कूलाम फोर्स है वो म्यूचुअल होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या होता है G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m1 m2 पे जितना फोर्स लगाता है m2 भी m1 पे उतना ही फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो ये तो म्यूचुअल फोर्सेज है। 2 पे जितना फोर्स 1 लगाएगा 1 भी उतना ही फोर्स 2 पे लगाएगा, है ना। तो हम बोल देंगे इसका आंसर कितना आएगा कि वो भी इतना ही लगाएगा। कितना लगाएगा 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो दोनों कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। ये तो खैर बिल्कुल ही आसान था, ये कंसेप्चुअल था। आपने देखा कि पहला दूसरे पे जितना लगा रहे दूसरा भी पहले पे उतना ही लगाएगा। सोल्व हो गया, फटाफट उतारो पॉज करके, और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और मिटा रहा हूं मैं, ओके। चलो दूसरा क्वेश्चन अगर हमारे पास आ गया है हम करके दिखा देते हैं उसका आंसर। हाँ बच्चों, तो देखो हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर GME/M2 इज डायमेंशनलेस। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा 3, चेक के स्क्वायर अपॉन GME/MP इज क्या है, डायमेंशन, है ना। डायमेंशन पूरा लिखूं, डायमेंशन लेस। पहला तो ये पूछा है कि ये रेशियो जो है वो डायमेंशन लेस है, आपको निकाल के दिखाना है। चलो ये भी बता दूंगा मैं डायमेंशन लेस है या नहीं। अच्छा बच्चों, फिर और भी कुछ पूछा है इसके अंदर, लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, है ना। फिर अपन को करना है फाइंड वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, है ना। इस रेशियो की वैल्यू भी बतानी है। तो देखो बच्चों क्या करना है इसके अंदर, समझ गए होंगे वैसे तो आप। देखो ये जो के स्क्वायर और GM1M2 है ना, इनकी यूनिट रख देते हैं और फिर देख लेते हैं कि डायमेंशन लेस है या नहीं। यूनिट आएगी तब तो डायमेंशन भी आएगी, यूनिट भी नहीं आएगी तो डायमेंशन भी नहीं आएगी, है ना। तो के, है ना। अब बच्चों के की अपन ने निकाली थी, तो के, है ना, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में आएगा, तो क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। के की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, वेरी गुड। फिर बच्चों ये हमें दे रखा है ई स्क्वायर। ई क्या है बच्चों, ई तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे हो या प्रोटॉन पे, इसकी यूनिट तो हो जाएगी कूलाम स्क्वायर, है ना। और भी अच्छे तरीके से लिख दूं ताकि आपको पता लगे कि ये कट रहे हैं आपस में, है ना। फिर आप बोलोगे कि सर दिख ही नहीं रहा मैं, तो ई स्क्वायर की जगह लिख दिया कूलाम का स्क्वायर,
ठीक है बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अब बच्चों जो हमारा फॉर्मूला है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, उनके बीच में कितना फोर्स, दोनों का मास है तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। अब देखो जी कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू G(m1m2) अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर F के पास में जाएगा, m1m2 अपॉन में आएंगे तो क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी का बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना बच्चों। और ये मास MEMP, बच्चों ये तो यार किलोग्राम स्क्वायर ही होगा, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको। देखते हैं कट रह गया, C स्क्वायर से C स्क्वायर गया, kg स्क्वायर से kg स्क्वायर गया, nm स्क्वायर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ये भी गया, है ना बच्चों। तो क्या आ गई, कोई यूनिट ही नहीं आई, नो यूनिट। इट इंप्लाइज कि ये क्या होगा, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ये तो हमने प्रूव कर दिया। इस रेशो की हमें वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो रेशो की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, है ना। इस रेशो की वैल्यू पुट करके देख लो, तो k क्या हो गया, 9 इंटू 10 की पावर 9, ई स्क्वायर कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन में जी 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 पढ़ा होगा 11th में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास, भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना होता है, ये तो आप जानते हैं, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। और ये कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। ठीक है, इस रेशो को हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो बच्चों, सोल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, सोल्व करके बताओ। अगर हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास ये रेशो आएगा, लगभग आएगा 2.2 इंटू 10⁻39। 2.2 इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2.2 इंटू 10⁻39, ये रेशो आएगा। ठीक है, अब ये रेशो है किसका बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। देखो रेशो तो आपने निकाल लिया है यहाँ, है ना। अब ये रेशो किस चीज का दे रखा था, तो आप देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला KQ1। अब देखो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम ही होता है, 1.6 इंटू 10 की बार, तो इसको ई स्क्वायर लिख दिया, KQ1 Q2, Q1 की जगह भी E, Q2 की जगह भी E, R स्क्वायर तो रहेगा ही बच्चों, है ना। और G, अरे यार FG का भी लिख लो बच्चों, ग्रेविटेशनल का फोर्स, है ना। G तो अपन लिख सकते हैं G, और MEMP मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये तो अलग अलग लिखने पड़ेंगे क्योंकि चार्ज तो इक्वल होता है पर मास तो दोनों के अलग होते हैं, R स्क्वायर है। मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, हाँ बच्चों, तो कितना आएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है ये हमें देगी रेशो इसका FE अपॉन FG, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। और इसको अगर आप कैपिटल E लिखना चाहो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए तो कैपिटल E लिख लो, हाँ बच्चों। और इसी रेशो को आपने बोला था KE स्क्वायर अपॉन GMEMP। ठीक है बच्चों, तो ये किसका रेशो था, ये रेशो था FE अपॉन FG का, बच्चों ये रेशो था FE अपॉन FG। अब देखो इधर, अगर FE अपॉन FG, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, FG अगर इसके इक्वल है तो FE कितना हो गया बच्चों, FG को इधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, तो FE हो गया बच्चों 2.2 इंटू 10⁻39, तो FG को इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दिया FG। ठीक है, तो बच्चों इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका 10 की पावर 2.2 इंटू 10 की पावर 39 टाइम्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब जो ग्रेविटी का फोर्स है ना वो तो बहुत कमजोर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे लगभग 10⁻40 टाइम्स ज्यादा होगा। तो हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कमजोर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे काफी ज्यादा होता है ना, इसलिए ये रेशो वाला क्वेश्चन दिया था। तो अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, उतार लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है। मिटा रहा हूं बच्चों, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, कुछ स्पेशल है या बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखते हैं, देखने के बाद पता लगेगा। हालांकि बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप मुझे बता देंगे आंसर तो खैर पहले ही कैलकुलेट करके। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर है बच्चों ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमसे पूछा है एक्सप्लेन दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एक्सप्लेन चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अरे यार बच्चों देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज की प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ठीक है। तो जो क्वांटाइजेशन क्या था, तो इसमें हमने क्या लिखा था, चार्ज कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, पॉइंट्स में नहीं होगा, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, इट इज always integer multiple या इंटीग्रल मल्टीपल भी बोल सकते हैं, इंटीजर मल्टीपल ऑफ e, ठीक है। तो अगर हम बोले q इज इक्वल टू एन ई, है ना बच्चों। तो अगर इसके एग्जांपल दें तो हम बोले 1 इंटू 1.6, एक चार्ज किसी को देना है, इस तरीके से दिया जा सकता है। किसी को 10 चार्ज देने हैं, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इस तरीके से भी चार्ज दिए जा सकते हैं। पर अगर आपको कोई बोले हैं, अगर आपको कोई बोले कि आप ये दे दीजिए 4.5 है, आप बोले आपसे कोई 4.5 चार्ज दे दीजिए, तो हम बोलेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं दिया जा सकता। 4 तो आप दे दोगे, 0.5 कैसे दोगे, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि ये होता है। इसको और तोड़ना तो अलाउ ही नहीं है, तो आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ ही नहीं सकते, तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आपको बोले 3.2 चार्ज भेज दीजिए, हमने बोला एब्सर्ड, ये भी गलत, फ्रैक्शन में चार्ज कभी नहीं दिया जा सकता है। यही क्वांटाइजेशन का मतलब है कि जो चार्ज है उसकी मिनिमम क्वांटिटी क्या है। भाई सबसे छोटा पार्टिकल कौन है एटम में, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उससे छोटा तो कोई पार्टिकल नहीं है। अब आप बोलोगे उसको तोड़ो, तो यार हम तोड़ना अलाउ ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई पार्टिकल ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ 4.5, तो चलो 4 तो आप भेज दोगे मल्टीप्लाई करके, पर 0.5 के लिए आपको 1.6 का आधा करना पड़ेगा, आधा चार्ज और भेजना है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का आधा करूंगा 0.8 इंटू 10⁻⁻19, पर ये 0.8 वाला चार्ज कैरी कौन कर रहा है, कौन सा पार्टिकल इसको कैरी कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा तो कुछ होता ही नहीं है। तो हमने देखा एब्सर्ड है, ये मूर्खतापूर्ण बात होगी कि अगर हम इस तरीके से बोले तो फ्रैक्शन में कभी नहीं होता, चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है, और इस क्वांटा की मिनिमम वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उतार लीजिए। मिटा दो, ठीक है मिटा देते हैं। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, डिस्कशन करते हैं उसका भी। ठीक है बच्चों, तो इसका एक और पार्ट है, देख लेते हैं उस पार्ट में हमसे क्या बोला गया है। तो देखो ये चौक से जो पढ़ाने का एक मजा है वो अलग है, पर इसको साफ थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, मतलब मार्कर वाले से थोड़ा सफाई में दिक्कत है ना।
पर विजिबिलिटी अच्छी होती है वीडियो के अंदर, आपको देखने में बिल्कुल क्लियर दिखता है, मार्कर से भी बोल्ड अच्छे उभरे हुए अक्षर दिखते हैं इसमें। तो सेकंड, तो ये बोला है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्यों इग्नोर कर दिया जाता है? वाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ignored at macroscopic level। यार तुम ही देखो ना, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इग्नोर कर दिया जाता है क्वांटाइजेशन, क्यों? देखो बच्चों, एक बात देखो, मैं आपको बताऊं किस तरीके से बताऊं कि जैसे आप ही की बुक का एग्जांपल ले ले जिससे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो इधर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एक चार्ज की, दो चार्ज की, इनकी वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं ना। अब बच्चों मैं बोलूं कि ये मेरे पास कोई सरफेस है, क्या है? ये मेरे पास कोई सरफेस है। तो बच्चों हम जानते हैं मेटल की, अगर ये सरफेस मेटल की हो तो, है ना, ये तो बुक है, अगर माने कि इतनी सरफेस मेटल की हो, तुम्हें पता है इतनी सी सरफेस में, मेटल की इतनी सी सरफेस में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हमें पता भी नहीं है बच्चों। यहाँ पे लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इतनी सी सरफेस के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि एटम्स बहुत सारे इसके अंदर। तो हमने देखा, और सपोज इससे भी बड़ा एग्जांपल अगर हम ले कि ये बोर्ड जितनी बड़ी, ठीक है, हाँ बच्चों, अगर यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले कि इस बोर्ड जितनी बड़ी कोई मेटल की शीट हो, तो उसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों? लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैं उनकी वजह से किसी पॉइंट पे बोलूं निकालो, उनकी वजह से किसी पॉइंट पे बोलूं कि फोर्स निकालो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अब आपको तो पता है कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब अगर लाखों चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे मैं रिजल्टेंट निकालूंगा वेक्टर का, तो आपको पता है कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर दो हमें वेक्टर दे रखे होते तब तो पैरेललोग्राम से तीसरी लाइन खींच लेते हैं, ट्राइंगल से भी तीसरी खींच लेते हैं, पर अगर लाखों चार्जेस की वजह से, करोड़ों चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पे रिजल्टेंट निकालना होगा, तो रिजल्टेंट का रिजल्टेंट इतना हमें निकालना पड़ेगा ना बच्चों, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाएगा, हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। और उसी के लिए देखोगे आप, जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे, पर हम निकालेंगे कि ये लाखों करोड़ों चार्जेस जो लंबी सी सरफेस है या वॉल्यूम में बहुत सारे चार्जेस हैं, उनकी वजह से किसी एक पॉइंट पे निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। तो हमने देखा बच्चों, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे उस पूरे चार्ज को हम एक ही चार्ज मान लेते हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 बहुत सारे चार्जेस है, लाखों चार्जेस है, तो हम उसकी जगह ले लेते हैं सिग्मा क्यू। क्या ले लेते हैं? सिग्मा क्यू, उन सब चार्जेस का सम, और फिर उस कंबाइंड इफेक्ट की वजह से किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। जितने भी 100 चार्जेस दे रखे सबका सम करके उसको एक चार्ज मान लेते हैं, और फिर उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब लाखों करोड़ों चार्जेस हों तो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लगाना एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब लगा ही नहीं सकते। तो उस जगह हम इस चार्ज को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कंटिन्यूअस क्वांटिटी मान के उसको क्या मान लेते हैं? एक सिंगल चार्ज, और कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग वापस सुन लेना है, इसको वीडियो को वापस पीछे करके आंसर मैंने पूरा थ्योरेटिकल ही बता दिया है आपको कि जो मैक्रोस्कोपिक लेवल होगा वहां पे चार्ज को एक कंटिन्यूअस, दोबारा बोल रहा हूं, चार्ज को एक कंटिन्यूअस क्वांटिटी माना जाता है, क्योंकि वहां पे उसके कंबाइंड इफेक्ट की वजह से कहीं पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अलग अलग चार्जेस की वजह से नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, when a glass rod rubbed with silk cloth charges appear on both, a similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how the observation is consistent with conservation of charge। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो हमसे पूछा है वो तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ही है, तो मिटा देता हूं। तो बच्चों इसमें हमसे क्या पूछा है, क्या हमसे डिस्कशन किया गया है, तो मैं आपको बता दूं एक ही लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट में, देखो आपकी बुक में एनसीईआरटी का ये जो क्वेश्चन है 5th वाला लेंथी दे रखा है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्या पूछा है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछना चाहता है, हाउ चार्ज
हाउ चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व किस तरीके से रहता है। हाउ चार्ज इज कंजर्व, देखो बच्चों चार्ज किस तरीके से कंजर्व रहता है। यार आपको मैंने डायग्राम बना के तो बताया था, बोलो बताया था या नहीं बताया था। चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको दोबारा, चार्ज किस तरीके से कंजर्व रहता है। क्योंकि चार्ज को मैंने बताया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या वन ऑब्जेक्ट टू अनदर से ट्रांसफर किया जा सकता है, क्रिएट या। भाई यूनिवर्स में यार हम तो कुछ लेके आए ही नहीं थे, चार्जेस तो एटम के पास पहले से ही थे, हमने क्या दिया, हम तो बस रब करके या इंडक्शन से या कंडक्शन से या फ्रिक्शन से एक से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। वो एटम के पास पहले से ही होते हैं, हम थोड़ी चार्ज पैदा करते हैं, हम थोड़ी क्रिएट करते हैं, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक ऑब्जेक्ट मान ले ए, ठीक है, हमने देखा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बाय डिफॉल्ट तो ऑब्जेक्ट, तो जितने इसके पास प्लस है उतने ही इसके पास माइनस भी है। बी, ठीक है बच्चों, बी एक दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे, और इसके पास में बच्चों दो तो पॉजिटिव चार्ज हैं और दो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज है दो नेगेटिव चार्ज है। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको ले जाके इस पे रब कर दिया, क्या कर दिया, रब। फ्रिक्शन वाली बात जानते हो ना, चार्जिंग में रबिंग, ये मैंने रब कर दिया। रब किया तो सपोज यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे चिपक गए, यहाँ से क्या निकल गए, दो इलेक्ट्रॉन, और इस तरफ चले गए। तो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों, यहाँ पे देखो पॉजिटिव तो कभी हमको बताया था पढ़ाते टाइम पे कि पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं चलता, हमेशा नेगेटिव ही चलता है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है तो वो तो कभी बाहर ही नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहा होता है वो न्यूक्लियस से दूर होने के कारण, फोर्स का फॉर्मूला में आर अपॉन में आता है ना, आर अगर डिस्टेंस बढ़ जाती है तो उस पर फोर्स कमजोर हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ही केवल ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही अंदर या बाहर होता है। तो अब यहाँ से दो तो निकल गए, अब यहाँ तो इतना बचा, और यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, बी के पास में पॉजिटिव तो कभी बदलता नहीं है, और ये हो गया बच्चों 4e, है ना। अब देखो बच्चों इस पर नेट चार्ज कितना आ गया, +2e, तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। इस पे क्या हुआ बच्चों, नेट चार्ज कितना हो गया, 2e माइनस, तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। चार्ज बस इधर से इधर गया है, क्योंकि हम सम करके देख लेते, पहले पॉजिटिव कितने थे, 6 और 2 8, इस सिस्टम में कितने थे, 8 पॉजिटिव थे। ये नेगेटिव कितने थे, 6 और 2 8 नेगेटिव थे। बाद में कितने हुए, 6 और 2 8 पॉजिटिव, और यहाँ कितने हो गए 4, यहाँ भी 4, ये भी कितने हो गए 4 और 4 8। तो हमने देखा पहले भी इतने थे बाद में भी इतने हैं, तो इसका मतलब चार्ज तो कंजर्व रहता है, बस यहाँ से इधर ट्रांसफर हुआ, पहले इधर जुड़ रहा था अब इधर आगे जुड़ गया। तो हमने देखा चार्ज तो कंजर्व ही रहता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है, हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो करते नहीं है। एक और एग्जांपल आपको मैंने बताया था, 92 यूरेनियम 234, हाँ बच्चों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जब इसका डीके स्टार्ट होगा तो इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा 2He4, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच्चों बचेगा हमारा 90 थोरियम 230, और बाहर क्या निकल गया बच्चों 2He4, अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया। तो हमने देखा बच्चों 90 और 2 90 + 2 92 234, तो 230 + 4 234। तो जब ये टूटा भी, इसका जब डिके हुआ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, दो टुकड़ों में टूटा, जब दोनों का सम किया तो वापस ही आ गया। तो इसका मतलब जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व ही रहता है। एग्जाम्पल से आप देख चुके हैं, उतार लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि स्क्वायर ABCD, और बच्चों यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर, ठीक है। सेंटर पे फोर्स पूछा है बच्चों, तो फिर हम डायग्राम बना लेते हैं, है उसके बिना तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा ये सब, तो ठीक है भैया डायग्राम बनवा लो, हमारा क्या है, बिठा दो बच्चों। अब आपने बोला है तो बिठा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। हालांकि आपने अगर लेक्चर सारे देखे हैं, वीडियो लेक्चर, आपको अटेम्प्ट करना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि सब पैटर्न के क्वेश्चन मैं पढ़ाते टाइम पे करवा चुका हूँ। क्योंकि मेरी आदत है पढ़ाते टाइम पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं, मैं ऑलरेडी साथ साथ में पढ़ा देता हूँ, है ना। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो इस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को देखने के बाद में क्लियर हो जाएगी, आप काफी कुछ समझने लग जाओगे। और एक बार बेसिक समझ गए बच्चों, फिर तो काफी कुछ तो हम क्लासरूम में भी समझेंगे। आप सोच रहे हो ऑनलाइन लेक्चर में सब कुछ कर लेंगे, अब जब आप पर्सनल इंटरेक्शन में आओगे और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो और भी मजा आएगा अपन को करने के अंदर। ठीक है, तो आ जाओ। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है कि स्क्वायर, तो दे दो, में क्या फर्क पड़ता है, एक क्या दो दे दो, कर देंगे हम तो जो भी है। क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है -5 + 2 -5 माइक्रोकूलम, ये दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। हाँ बच्चों, और भी हमें चार्ज दे रखे हैं, और दे रखा है 2 माइक्रोकूलम और -5, हाँ 2 माइक्रोकूलम, और ये दे रखा है -5 माइक्रोकूलम। हाँ बच्चों, ये कॉन्फ़िगरेशन में दे रखी है। सेंटर पे एक चार्ज रखा है 1 कूलम, उस पर फोर्स निकालना है, जबकि ये दूरी दे रखी है, ये सारी दूरी है 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, है ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये भी 10 ही होगी और ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, ये तो आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है ना। अब आपने सेंटर पे कोई चार्ज रखा है 1 कूलम का, सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है बच्चों जो कि है 1 माइक्रोकूलम का, है। इस पे हमें फोर्स लगाना है इन सब चार्जेस की वजह से। जो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम वाला, उस पर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो बच्चों मैंने आपको वेक्टर कैलकुलेट करना तो सिखाया ही था। अब हम देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की भी जरूरत पड़ेगी या नहीं, या फिर डायग्राम से ही हमें क्लियर हो जाएगा। अगर हम डायग्राम ही कंप्लीट कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा, और अगर आप चाहो तो फॉर्मूला में रख के तो निकाल ही सकते हो, है ना। तो अभी आप देखो कि डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा या नहीं। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो बच्चों, सेंटर पे निकालते हैं। देखो ये जो +2 है, ये भी प्लस का है, ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर, किधर लगाएगा, इधर, इधर फोर्स लगाएगा। ये +2, ये इधर फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड में इक्वल है बच्चों, है ना। अभी एक चीज दिखाने वाला हूं आपको, आप समझ ही जाओगे, वैसे समझ चुके होगे। ये माइनस इस पे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, बोलो लगाएगा या नहीं लगाएगा। तुम बोलोगे सर लगाएगा ही, कैसी बात कर रहे हो। ये भी अट्रैक्शन का, ये अट्रैक्शन का अपनी तरफ लगाएगा, ये अट्रैक्शन का अपनी तरफ लगाएगा, ठीक है, सेंटर वाले पे। अब देखो बच्चों, ये जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना ही लगाएगा, सेम चार्ज ये जितना लगाएगा ये भी, और अपोजिट डायरेक्शन में। वेक्टर जब एक ही लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम उन्हें माइनस कर देते हैं। तो अगर जब फोर्स का फॉर्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R डिस्टेंस की, Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 R देख लेते हैं। तो बच्चों ये 10 है ना। तो आप ये डिस्टेंस हाफ, देखो पूरी तो कितनी हो जाएगी, ये 10√2, और अगर हाफ निकालेंगे तो आप क्या बोलोगे, 10/√2। 10 सेंटीमीटर में आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 10 × 10 की पावर -2, है ना। तो उसमें तो मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, हाँ बच्चों। पर वैसे तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक की, जहां पे डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, वहां पे जो डिस्टेंस होती है सबकी वर्टेक्स से, सेंटर पॉइंट की वर्टेक्स से सारे वर्टेक्स से डिस्टेंस तो इक्वल ही होती है। अब जो डिस्टेंस इक्वल चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस इक्वल चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में, सब एक दूसरे को कैंसिल करके 0 कर देंगे और इसका फोर्स आएगा रिजल्टेंट 0। अब आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, K Q1 Q2 K तो आप जानते ही हो, अपॉन R, ये अपॉन 10/√2 हो जाएगी डिस्टेंस, ये भी आप निकाल लोगे। ये तो सब आप निकाल ही लोगे, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल है, चार्ज इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, चार्ज इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, डिस्टेंस सबकी इक्वल है, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, और फोर्स लगेगा रिजल्टेंट 0। तो ये तो मैंने बिना सॉल्व किए आपको दिखा दिया। आप चाहो तो फॉर्मूला में वैल्यू रख के भी कर सकते हो, कोई गल नहीं है जी, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा 100%। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिखा दो। An electrostatic field line is continuous curve. That is, the field line cannot have sudden breaks. Why not? ठीक है, तो बच्चों ये हमसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स है वो कंटिन्यूअस लाइन है ना, वो ब्रेक नहीं होती बीच के अंदर, ऐसा क्यों है? ठीक है, और एक और क्वेश्चन इसके अंदर हमसे पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो आसान से क्वेश्चन है। तो पहला तो पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व without sudden breaks. Why? देखो बच्चों, इसका आंसर तो सिंपल ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चालू हुई, माइनस पे गई, सपोज इस तरीके से है। अब इस तरीके से बच्चों ने बोला कि कंटिन्यूअस लाइन है, बीच में ब्रेक्स नहीं होते, मतलब ये लाइन इस तरीके से तो नहीं हो सकती है। बीच में ये लाइन ऐसे गई, रुक गई, फिर ऐसे गई, रुक गई, फिर ऐसे जाके कंप्लीट हो गई है। तो ये जो बीच में ब्रेक्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस में नहीं हो सकते, ये तो होगा ही हमेशा। क्यों नहीं हो सकते? तो बच्चों हमको पता है कि प्लस से माइनस तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, ठीक है, जो भी हमारी निकली है, तो इसमें अगर ब्रेक्स का मतलब क्या है, बीच में हमारा जो फील्ड है वो ब्रेक हो गया, फोर्स लगना बंद हो गया, जो कि कभी होता नहीं है। ठीक है ना, देखो एक बार अगर ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई ना, फिर यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकती वापस, सडन ब्रेक्स उसमें हो नहीं सकते। कि अगर यहाँ पे बंद हो गई तो प्लस से माइनस यहाँ पे बंद ही हो जाएगी, फिर ये वापस स्टार्ट नहीं हो सकती, फिर स्टार्ट हुई, फिर बंद हो गई, फिर स्टार्ट हुई, फिर बंद हो गई। तो हमने देखा ये तो एक कंटिन्यूअस कर्व ही होता है। ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस हमारा कर्व ही होता है। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज का है वो डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। डिस्टेंस को इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाता है और इनफाइनाइट पे जाते जाते तो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये चलता है और इनफाइनाइट जाते जाते जीरो होता है, बीच में तो कोई जीरो हो नहीं सकता। तो प्लस से माइनस की तरफ चलता रहता है, बीच में सडन ब्रेक्स अलाउड ही नहीं है। ठीक है, अदरवाइज तो वो फील्ड वहीं पे रुक जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। तो ये तो एक पार्ट हो गया इसका। ठीक है, तो प्लस से माइनस तक चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और 1 देखो KQ/R² फॉर्मूला होता है। KQ/R² का मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, पर इन्फिनिट पे जाते जाते जीरो हो जाता है। तो बीच में कहीं एब्रप्टली सडन ब्रेक्स उसमें आ नहीं सकते है ना। ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है बच्चों? हमसे बोला गया है दूसरे क्वेश्चन के अंदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स। व्हाई? टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट। व्हाई? क्यों? तो बच्चों क्यों नहीं कर सकती? देखो बताया था यार आपको, ऐसा कुछ है नहीं। ये ऐसे मान लो है, ये काट दी एक दूसरे को है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है। अब बच्चों देखो, यहाँ पे मैं टेंजेंट खींच सकता हूँ जहाँ पे ये टकराए हैं, इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, यहाँ पे भी एक इस डायरेक्शन में खींच सकता हूँ। तो एक ही लाइन पे दो, एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो जहां भी दो लाइन टकरा जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो अलग अलग डायरेक्शन में टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। तो क्या एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है।
कि मैं बोलूँ कि मैं नॉर्थ और साउथ में एक साथ जा रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो दो डायरेक्शन में फील्ड एक टाइम जा ही नहीं सकता, इसलिए फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काटती ही नहीं है। ठीक है, रीजन स्पष्ट है इसका, तो कोई दिक्कत ऐसी सच ऐसी है नहीं, है ना बच्चों। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है ना। तो इसको फिर हम खत्म करते हैं, मिटा देता हूँ। और ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया लेक्चर, मैं टाइम देख लेता हूँ एक बार, 40 मिनट का हो गया है। तो मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, या फिर अपन एक काम करते हैं कि बचे हुए क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करें। ठीक है बच्चों, ये जो भी बचे हुए क्वेश्चन है आप ट्राई करें, इजी से क्वेश्चन है आप कर लेंगे। और देखो वैसे भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 12 तक तो हम कर सकते हैं, है ना। बाकी फिर क्वेश्चन जो है 14 से जो हमारे क्वेश्चन है 15 से, है ना बच्चों। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तो बच्चों ये वाले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 तक जो हमारे है ये चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में है। और क्वेश्चन नंबर 15 से हमारा जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है चैप्टर फर्स्ट की, उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो अभी फर्स्ट पार्ट के हमने 7 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, 7 क्वेश्चन बचे अभी फर्स्ट पार्ट के, है ना। तो अभी 14 क्वेश्चन तो इसके फर्स्ट पार्ट के हैं, फिर गॉस थ्योरम के क्वेश्चन नंबर 15 से हैं। 7 तो मैंने करवा दिए, 7 आप ट्राई कीजिए, है ना। उन 7 क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो कमेंट में डाल के आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।